मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं बात करूंगा कि देश के प्रधानमंत्री ने दक्षिण अफ्रीका में जाकर ऐलान कर दिया कि भारत बहुत जल्दी ही 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था मतलब 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का जो मुकाम है वो हासिल करने वाला है। और ऐसे समय में जब हमारे चंद्रयान 3 का सफलता का पूरा देश और दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए जो रास्ते अख्तियार कर रहे हैं उनको भी हमें देखना पड़ेगा। आपको बात बताना चाहता हूं कि चंद्रयान 3 के निर्माण कार्य में जुटे वैज्ञानिकों की मदद में जुटे इंजीनियर और कर्मचारी 2900 का मैं जिक्र कर रहा हूं। पिछले 18 महीने से उनको वेतन नहीं मिला। बहुत बड़ा योगदान है हमारे वैज्ञानिकों के शोध के साथ साथ में उन 2900 इंजीनियर और कर्मचारियों का बड़ा योगदान है जिन्होंने चंद्रयान के निर्माण में बगैर वेतन के पिछले 18 महीने से अपना योगदान दिया है। ये बहुत बड़ा बलिदान है। तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के कामगारों का, देश के इंजीनियरों का वेतन रोक करके देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के मुकाम तक पहुंचाने जा रहे हैं? तब इसमें बड़े सवाल हम कुछ करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि किस तरीके से भारत के तमाम सरकारी संस्थानों को बेचा गया और उससे 2 बड़े नुकसान हुए। एक तो भारत की सरकारी संस्थानों की नीलामी के कारण जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है वह हमारे देश से छीनकर निजी हाथों में सौंपी गई, और दूसरा इन निजी संस्थानों में, ये मैं दिखा रहा हूं आपको, आप देखिए, मैं इनके नाम भी पढ़कर सुना सकता हूं, लंबी लिस्ट है। इनमें जो आरक्षण था हमारे देश में एससी और एसटी का, वह आरक्षण भी उनका खत्म कर दिया गया है। इसे कहते हैं एक तीर से 2 शिकार। तब यह बड़ा सवाल है कि एक तरफ आप देश की कर्मचारियों की, खास करके मैं कहूं चंद्रयान के निर्माण में जुटे इंजीनियरों का वेतन रोक करके सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में बेच करके देश में एससी और एसटी के आरक्षण की जो लाभ उनको मिलता था उससे उनको वंचित करके देश में बहुत सस्ते दर पर पेट्रोल, डीजल और गैस जो आया भारत में उसे महंगे दाम पर 400 का सिलेंडर 1100 में बिकवा करके 30 रुपए का लीटर पेट्रोल डीजल को 100 रुपए में बिकवा करके ये धरोहर बनाने का काम, देश में सब्सिडी को खत्म करवाने का काम, और दुनिया के देशों से 1 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का कर्जा उठा करके और हमारे देश की सेना को कमजोर करके मात्र 4 साल के लिए अग्निवीर की भर्ती करा करके पैसा जुटाने का काम किया जा रहा है। तो फिर देश को पूछना चाहिए कि हमारे यहां चंद्रयान 3 के निर्माण कार्य में जुटे HAL के इंजीनियर और कर्मचारियों को पिछले 18 महीने से सरकार ने वेतन क्यों नहीं दिया? तो इसका साफ जवाब है कि भारत के सरकारी संस्थानों को बिकवाने के बाद, दुनिया से 100 लाख करोड़ का कर्जा उठाने के बाद, सेना को कमजोर करके 4 साल के नाम पर अग्निवीर भर्ती कराने का और निजी कंपनियों के हवाले देश के सरकारी संस्थानों को बिकवाने का काम करने के बाद आज स्थिति क्या है? सरकार के पास पैसा नहीं है। मैं आपके माध्यम से आप सब जो श्रोता लोग हैं, आप भी भली भांति जानते हैं देशवासियों के पास भी पैसा नहीं है। तो देश के पास पैसा नहीं है, देशवासियों के पास पैसा नहीं है, सरकारी खजाना खाली है और बैंकों के पास पैसा नहीं है, तो पैसा कहां गया? पैसा कहां गया यह सवाल होना चाहिए। तो क्या 5 ट्रिलियन के लिए 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आप सब लोगों को मैं एक और बड़ा सवाल, क्या क्या तरीके हो सकते हैं?
कम कीमत पर किसी सामान की खरीद करके उसे महंगे दाम पर बेचा जाए। जैसे भारत में 400 का सिलेंडर 1100 रुपए में, 20-22 रुपए लीटर का पेट्रोल, 20-30 रुपए लीटर का पेट्रोल डीजल 100 रुपए से महंगा बेचा है, जनता को लूटा जाए। दूसरा, टैक्स में हेरा फेरी की जाए। तीसरा, कामगारों को वेतन न दिया जाए। और चौथा, राजशाही टैक्स लगा करके खजाना भरा जाए। अब राजशाही टैक्स पर भी मैं आता हूं। ये पहले मैंने आपको बता दिया, कंपनियों की बीच से बेचने से लेकर दुनिया से कर्ज उठाने तक का हमारे देश के अंदर 166 मात्र 166 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास देश की आधी आबादी के बराबर धन संपदा है। और जो टैक्स देने का तौर तरीका है हमारे देश के अंदर, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वह टैक्स आधी आबादी से 64%, जो सबसे गरीब है। आप सबको मालूम है कि भारत में गरीबों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है, जिनकी संख्या 80 करोड़ बताई जा रही है। और 80 करोड़ से कम से 70 करोड़ लोगों से 64% टोटल जीएसटी वसूल करके 5 ट्रिलियन 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का खजाना खड़ा करना चाहती है नरेंद्र मोदी की सरकार। और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं 40%, उनसे 33% का, कुल जीएसटी में 97% का योगदान। और फिर मैं वापस कर रहा हूं आपको, 166 लोगों के पास देश की आधी आबादी से ज्यादा धन है, उनकी झोली में मोदी ने भर दिया। और तब 10% धनवानों से मात्र जो टैक्स लिया जाएगा वह 3% है। यह बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जो राजशाही टैक्स का तौर तरीका है, और ऐसा क्यों किया गया, नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद 12 लाख से ज्यादा भारत के धनवान देश छोड़ के जा चुके हैं, दूसरे देशों की नागरिकता उन्होंने ले ली है। और तब यही नहीं, पिछले 5 साल में 13 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया है बड़ी कंपनियों पर। तो क्या देश की 5 ट्रिलियन की व्यवस्था के लिए 13 लाख करोड़ धनवानों का जो कर्ज है उन पर 13 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया जाए? गरीब से गरीब, सबसे गरीब लोगों से देश में जीएसटी का 64% वसूला जाए, मध्यम वर्ग से 33% वसूला जाए, और धनवानों पर मात्र 3% का टैक्स लगा करके ये 5 ट्रिलियन की व्यवस्था को कायम करने के लिए, या दुश्मन देश चीन, उसके पार्टनर साझेदार अदानी के हाथों बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन, हथियार बनाने की कंपनियां, इन्हें बेचकर 63 अरब अमेरिकी डॉलर का जो योगदान है अदानी के पास चीनी दुश्मन देश के नागरिक का है। तो क्या हमारे देश के सामरिक दृष्टि से हवाई एयरपोर्ट, हर बंदरगाह से लेकर हथियार बनाने की कंपनियां दुश्मन देश को बेच करके क्या 5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था को कायम करने के लिए ये सब तरीका अख्तियार किया जा रहा है? मैं एक और बड़ा उदाहरण, अभी जो कैग की रिपोर्ट आई है उस पर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। तो कैग की रिपोर्ट भी बहुत पहले तो हमारे को देखना पड़ेगा। कैग की रिपोर्ट में जिस तरीके से सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पर एक बड़ा आरोप लगा कि मात्र 18 करोड़ समथिंग की जो सड़क बनने वाली थी उस पर कई गुना ज़्यादा पैसा 251 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से खर्च किया गया। ये सोचना पड़ेगा कि नितिन गडकरी को ही टारगेट क्यों बनाया गया है। और इसी तरीके से स्मृति ईरानी के मंत्रालय में भी फर्जी छात्रवृत्ति का, लेकिन मैं ये फिर कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो कैग के चीफ हैं मिस्टर जगदीश चंद्र मुर्मू, वह व्यक्ति शुरुआती दौर से मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खासम खास हैं। पर एक और मैं रुचि की बात करना चाहता हूँ डॉक्टर मनसुख मांडविया के संदर्भ में, क्योंकि मैं स्वयं आयुष्मान कार्ड की एक पीड़िता को मिलने उसके घर गया था। उसके पास आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद उसका इलाज नहीं हुआ था। कितना बड़ी रोचक बात है कि एक मोबाइल नंबर है 9910 बार, और उस पर 7,49,820 आयुष्मान कार्ड वाले लाभ ले रहे हैं। कैसे संभव हो सकता है इतना वीआईपी नंबर? 9999 अगर हम गिनती करें 10 बार, और इसी तरीके से एक और नंबर है वीआईपी नंबर
8 को 10 बार अगर हम करेंगे तब उसमें 1,39,000 आयुष्मान कार्ड रजिस्टर्ड और लाभ ले रहे हैं। और तीसरा नंबर है 9 के बाद 9 बार जीरो लगा देंगे, उस पर 96,046 आयुष्मान कार्ड रजिस्टर्ड हैं। और मैं जिक्र करना चाहता हूं आयुष्मान कार्ड में 3 अप्रैल 2023 की घटना, दलित परिवार की महिला सुक्कू देवी जो ग्राम जगेठी टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड की, मैं उसके घर गया, उस महिला का एक्सीडेंट हुआ, वह अपने पशुओं के लिए घास लेने के लिए गई हुई थी, घास की गठरी उसके सर पर थी, स्लिप हो गई, पैर फ्रैक्चर हो गया। वहां पर जिला मुख्यालय में भी हिमालयन हॉस्पिटल की शाखा है, उसने उसको बड़े हॉस्पिटल रेफर किया, जहां मांगा गया कि 15 दिन तक 600 रुपये रोजाना का आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद ऑपरेशन होगा। उसके लिए संभव नहीं था, उन्होंने द्विवेदी हॉस्पिटल ऋषिकेश में निजी तौर पर उपचार कराया, 50,000 रुपये का खर्चा आया। तब मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, तमाम जांच एजेंसी के माध्यम से विपक्ष के नेताओं को निपटाने का काम किया जाता है, ठीक उसी तरीके से कैग के माध्यम से भी मुझे लगता है कि ये डॉक्टर मनसुख मांडविया तो बीच में ले ली है आटे में नमक की तरह, लेकिन नितिन गडकरी को निपटाने की बात हो रही है। तब मैं आप लोगों से अपील करता हूं, क्या अपील, कि जब हमारे देश के अंदर ऐसी व्यवस्था कायम कर दी गई है कि धनवानों की तिजोरियों को, मैंने फिर कहा कि 166 लोगों के पास, याद रखना पड़ेगा, देश की आधी आबादी के बराबर धन चला गया। और जब टैक्स की बात आती है तो पूरे देश में धनवानों का योगदान मात्र 3% का है। तब यह सवाल खड़ा करना बहुत जरूरी है कि 5 ट्रिलियन की बात जो नरेंद्र मोदी विदेशों में गाल बजाकर कर रहे हैं, वह गाल बजाने का आधार भी यही है कि भारत के सबसे गरीब लोगों से 64% जीएसटी का टैक्स वसूल किया जा रहा है। और तब हमको लगता है यही सबसे बड़ी तानाशाही और राजशाही व्यवस्था है कि अमीरों को बाईपास किया जा रहा है और गरीबों के खून पर कमाई के टैक्स, मतलब आप समझ लो कि पेन, पेंसिल, रबड़ और हॉस्पिटल के बेड से लेकर के जो आप आटा, चावल, आप हल्दी, नमक, तेल खा रहे हैं, उन सब पर भी नरेंद्र मोदी टैक्स लगा करके 5 ट्रिलियन का अपना अर्थव्यवस्था को कायम कराने जा रहे हैं। धन्यवाद।